थाईलैंड में आज भी रामकथा पर आधारित मुखौटे वाले नाटक यानी खोन समारोह में खेले जाते हैं और फिल्मों के इस दौर में भी लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। मुखौटों से जुड़ा पहला साहित्य 14वीं सदी में अयोध्या के समय का है, लेकिन उन नाटकों में रामायण की पूरी कहानी नहीं होती थी, सिर्फ कुछ घटनाएं ही दिखाई जाती थी। बाद में राजा राम द्वितीय के समय में नाटकों में कहानी की निरंतरता आ गई। राजा राम प्रथम से पहले थोनबुरी राज्य के राजा ने भी रामायण पर कविताएं लिखी थी, जो आज भी मिलती है। खोन से पहले एक और अनोखा थाई नाटक हुआ करता था, जिसे हनांग कहा जाता था। इसमें रामायण के पात्र खाल की आकृतियों से बनाए जाते थे। हर पात्र का रंग अलग होता था, जैसे राम का हरा, लक्ष्मण का सुनहरा। इन आकृतियों को हाथ से चलाया जाता था, कुछ कुछ कठपुतलियों की तरह। ये नाटक रात के उत्सवों में होते थे, लेकिन अब ये लगभग बंद हो गए हैं और खाल की आकृतियां सिर्फ संग्रहालयों में मिलती है। ये हनांग दरअसल भारत के छाया नाटक का ही थाई रूप है और जावा से थाईलैंड आया था। राम कथा का प्रभाव थाईलैंड की ललित कलाओं में भी साफ दिखता है। एमरोल्ड बुद्ध मंदिर की दीवारों पर बनी लगभग 200 राम कथा चित्र राजा राम प्रथम के समय की अनमोल धरोहर है। राम के चित्र तकियों, पंखों और धातु की चीजों जैसे सिगरेट के डिब्बों तक पर मिलते हैं। रामायण पर बनी इस कला को रामायणीय पद्धति कहा जाता है और ये थाई संस्कृति की पहचान बन गई है। सच कहा जाए तो राम कीर्ति के बिना थाईलैंड की पारंपरिक संस्कृति अधूरी लगती है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि थाई जीवन को विचारों, भावनाओं और कला से लगातार प्रेरणा देता आ रहा है। हालांकि थाई राम कथा रामायण नहीं कहलाती, बल्कि राम कीर्ति के नाम से जानी जाती है और इसमें राम की कहानी को कई देशों की लोक कथाओं से मिलाकर बताया गया है। इसकी शुरुआत भी वाल्मीकि रामायण से अलग होती है। वहां कहानी नारद के सवाल से शुरू होती है, जबकि यहाँ राम को नारायण का 10वां अवतार बताया गया है और शुरुआत नारायणा सिपांग नाम की पुरानी किताब से होती है, जिसमें 10 अवतारों की लिस्ट दी गई है, जैसे वराह, कच्छप, नृसिंह, वामन, कृष्ण और अंत में राम। यही कारण है कि राम कीर्ति रामायण से मिलती जुलती तो है, लेकिन उसकी अपनी अलग पहचान भी है।